हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की साइंस विज्ञान, और जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट उठाया है जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जय प्रक्रम, और जय प्रक्रम से संबंधित हमने पहला वीडियो आप अपलोड कर दिया है। आज जो है जय प्रक्रम का सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन। पाचन की चर्चा हम फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पाचन की पूरी चर्चा करेंगे। पाचन यानी डाइजेशन। तो सबसे पहले पाचन पढ़ने से पहले हमें एक डायग्राम सीखना होगा। आप एक काम करो, वन मार्कर नहीं चल रहे हैं, दूसरा मार्कर लेता हूँ। आपको एक डायग्राम दिखना है जिसमें 1 0 बनाने हैं। 1 और 0 तो आपको बनाने आता ही होगा। इसमें हिंदी के 8 इस तरह से बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद 6 ऐसे बनाए जाते हैं, और फिर आप ऐसे कर दीजिए तो ये आपका एक डायग्राम बन जाता है। इस तरह से बन गया मनुष्य का मुंह। और आपको यहाँ बनानी है क्या, स्टोमक, अमाशय, और ये रहा अमाशय आपका। अब यहां से आपकी बनेगी छोटी आंत। यहां से मैंने बना दिया आपकी छोटी आंत। इसमें थोड़ा मुड़े हुए होते हैं, बीच बीच में रसांकुर होते हैं, जगह होती है। और ये हम बनाएंगे इसकी बड़ी आंत। यहां ऐसे इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, और ये बन गई आपकी यहां से। और ये जो बड़ी आंत है यहां आकर के छोटी आंत से मिल जाती है। ये छोटी आंत से मिल जाती है। यहाँ पे एक अपना सहायक पाचन अंग होता है जो पत्ती सदृश संरचना होती है जिसे बोलते हैं अग्नाशय। ये अग्नाशय रहा अपना। यहाँ से एक दूसरा पाचक सहायक अंग होता है जिसे बोलते हैं यकृत। कुछ इस आकृति का बना लेते हैं यकृत को। ये रही यकृत, और ये रहा अपना पित्ताशय। ये तो कुछ हमने पाचन के लिए एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लिया है। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों कि पाचन यानी पाचन डाइजेशन। डाइजेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पाचन की क्रिया पहले देखेंगे। मुख गुहा में पाचन। गुहा में पाचन। तो यहां जो मुख गुहा होती है विद्यार्थियों, जहां पर अपने दांत और दूसरा जीवा होता है। दांत का क्या काम है, भोजन का जो दांत होते हैं वो भोजन को कुतरने, काटने और पीसने का कार्य करते हैं। वहीं जीवा क्या करती है, भोजन को उलटने और पलटने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीवा के नीचे, जो जीवा का निचला भाग होता है, वहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है, ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। अब इस लार ग्रंथि में 2 तरह के एंजाइम मिलते हैं। एक होता है टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है। जो भोजन में आपके कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है उसका पाचन करता है। और लगभग अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। दूसरा एक एंजाइम निकलता है इस लार ग्रंथि से, होता है लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, यह भोजन के साथ जो आए हुए विषाक्त पदार्थ होते हैं, भोजन के साथ आए विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। तो आपने देखा कि हमारे मुख गुहा में जो पाचन होता है वो एकमात्र जो भोजन का घटक है कार्बोहाइड्रेट। हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे भोजन में मुख्य घटक कौन है। ऊर्जा देने वाले में हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा था, निर्माणकारी में प्रोटीन को, और हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले, रोगों से रक्षा प्रदान करने वाले विटामिन और खनिज लवण की बात की थी। हमने पाचन में देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का कार्य होता है, वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का कार्य होता है, प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में बदलने का कार्य होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो हमने देखा कि मुख गुहा में भोजन दांत के द्वारा कुतरा, काटा, पीसा जाता है और जीभ के द्वारा उल्टा पलटा जाता है। इसी दौरान हमारी जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि होती है वहाँ से आपकी टाइलिन निकलती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है। दूसरा लाइसोजाइम निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए विषाक्त पदार्थों का नष्ट करता है, उनको खत्म करता है। अब भोजन मुख गुहा के बाद इस ग्रास नली के क्रमाकुचन गति के कारण सरकता हुआ हमारे अमाशय में आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे भोजन का अमाशय में क्या पाक होता है और उसके साथ कौन सी क्रिया होती है। तो आप देखेंगे कि दूसरा स्थान पहुंचता है, यानी अमाशय में पाचन, यानी भोजन का अमाशय में पाचन देखेंगे हम लोग, भोजन का अमाशय में पाचन। तो यहाँ पर भोजन के अमाशय में पाचन को देखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो इसकी परत होती है, इस पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों को बोलते हैं जठर ग्रंथि। ग्रंथियों को बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब होता क्या है जठर ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। यहाँ अमाशय के दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर भोजन जो है अमाशय में जो भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और अमाशय के क्रमाकुचन गति के कारण भोजन पिसता है, लुगदी बनता है, यानी लेई के समान बन जाता है। जैसे ये लेई के समान बन जाता है तो हमारे जो अमाशय के से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियां हैं वो मस्तिष्क को सूचित करती हैं कि अमाशय में आया हुआ भोजन लुगदी या उसकी लेई बन गई है। तो जठर ग्रंथियां यहाँ से जठर रस का स्राव करती हैं। किस रस का स्राव करती हैं? जठर रस का। अब ये जठर रस में उपस्थित होता है HCl। सबसे पहला काम ये क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थों का नष्ट करता है, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा काम क्या करता है कि यहाँ पर जठर रस में उपस्थित जो प्रोपेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो एक निष्क्रिय अवस्था में होता है, यानी निष्क्रिय अवस्था में मतलब ये काम नहीं करता है तो प्रोपेप्सिन के रूप में रहता है। दूसरी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्रोरेनिन, और यह भी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और HCl इस पे अभिक्रिया करता है और यह बदल जाता है पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो अपने भोजन में उपस्थित प्रोटीन होते हैं वह प्रोटीन का
पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पचाने का मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। जो प्रोरेनिन है, जब इस पे HCl अभिक्रिया करती है तो ये रेनिन में बदल जाता है, रेनिन में। और रेनिन क्या करता है? जो दूध होता है, हम लोग दूध खाते हैं, दूध में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। और इस कैसीन प्रोटीन को दूध को फाड़ करके वहां से कैसीन प्रोटीन को अलग करता है और हमारा उसमें पेप्सिन क्रिया करके इसे भी प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के एंजाइम मिले, एक प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन और एक दूध को फाड़ करके, दूध से दही बनाना खा सकते हो, वहां से कैसीन प्रोटीन को निकालने वाला। एक इसी में एक तीसरा भी एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं लाइपेज। अब ये लाइपेज क्या है? जो लाइपेज है यह भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम करता है, बड़े बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे अणुओं में बदलने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि अमाशय में 3 तरह के हमें एंजाइम्स मिले, एक मिले पेप्सिन, एक रेनिन और एक लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध को दही में बदलने का काम करता, अर्थात दूध को फाड़ करके वहां से उसमें उपस्थित कैसीन प्रोटीन को अलग करने का काम करता ताकि पेप्सिन उसमें अभिक्रिया कर सके। और तीसरा जो होता है लाइपेज, यह वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि हमारे अमाशय में भोजन के साथ क्या हुआ। अब भोजन अमाशय से सरकता हुआ आपकी ग्रहणी यानी ग्रहणी में प्रवेश करता और यहाँ पर ग्रहणी में 2 हमारे पाचक सहायक ग्रंथियां हैं जो आकर के जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पाचक सहायक ग्रंथियां भोजन के साथ क्या करती हैं। तो विद्यार्थियों, अब भोजन हमारा जो है अमाशय से निकल करके ग्रहणी में जो सी आकृति की आपको दिखाई दे रही है, यह ग्रहणी में पहुंचता है। अब ग्रहणी में 2 हमारे पाचक सहायक ग्रंथियां होती हैं जहां से कुछ रस जूसों का स्राव होता है जो भोजन पर अभिकृत करके भोजन पर अभिक्रिया करते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। सबसे पहला अपनी जो महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है, जो सहायक पाचन ग्रंथि है, यह है यकृत। यहाँ से निकलता है आपका पित्तरस। पित्तरस का स्राव यकृत करता है और उसे पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है और जहाँ से इस डक्ट के माध्यम से यकृत में मिलाया जाता है। और ये पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होती है। वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में सहायक होती है और साथ ही जो भोजन यहाँ अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, इस पित्तरस के प्रभाव से वह क्षारीय रूप में बदल जाता है। दूसरी अपनी एक सहायक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। यहाँ से आपके 3 प्रकार के मुख्यतः एंजाइम, वैसे तो यहाँ पर आपके कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम्स जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उन्हीं के विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो होता है, तो विद्यार्थियों जो सबसे पहला है अपना वो है ट्रिप्सिन, जो हमारा प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यानी जो यहाँ पर प्रोटीन बच गए पचने में, या जो बड़े मॉलिक्यूल्स अभी भी हैं, तो उन प्रोटीन पर यह विक्रिया करता है ट्रिप्सिन और उन्हें आपका एमिनो एसिड यानी प्रोटीन के सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का कार्य करता है। दूसरा है तो दूसरा विद्यार्थी जो है वो है आपका एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है? जो मंड होता है, मंड यानी जो आपका शर्करा टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, उस मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य ये करता है। और तीसरा एक एंजाइम यहाँ होता है और जिसका नाम है लाइपेज। और लाइपेज किसको पचाता है? वसा पर अभिक्रिया करके उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने का कार्य करता है। तो हमने देखा यहाँ पर मुख्य रूप से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है और एमाइलेज जो मंड को पचाने का काम करता है यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, और जो लाइपेज है वसा पर क्रिया करता है। तो इस 3 तरह के एंजाइम्स हमारे अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है उसमें उपस्थित होते हैं। साथ में इसमें आपके इंसुलिन
इंसुलिन। इंसुलिन का भी उपस्थिति होती है और ये इंसुलिन जो है यह हमारे पाचन में सहायक नहीं होता है, लेकिन हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियमन करता है, रेगुलेट करता है। यानी ना तो हमारे रक्त में ज़्यादा आपके शर्करा की मात्रा नहीं, आपकी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने देता है और ना ही कम होने देता है। तो इस तरह से हमारा इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसके नियमन करता है, रेगुलेट करता है। यदि इसके हमारे अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव बंद हो जाए तो उस समय मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज कहते हैं, वो हो जाता है। या तो कम स्राव हो या तो एकदम से बंद हो जाए। तो भोजन ग्रहणी से होता हुआ अब हमारी छोटी आंत में आएगा। कहने के लिए छोटी आंत है क्योंकि ये सकरी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। वैसे इसकी लंबाई जो है बड़ी आंत से ज़्यादा होती है और बड़ी आंत इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं भोजन अब छोटी आंत में भोजन के साथ क्या होता है। तो अब भोजन हमारा जो है छोटी आंत में आ जाता है और यहाँ पर जो है आपका छोटी आंत से यहाँ पर क्या होती है कि आपकी यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये ग्रंथियों से कुछ रस या जूस का स्राव होता है, एंजाइम्स का स्राव होता है, जो भोजन पर अभिक्रिया करके भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे इरेप्सिन। जो इरेप्सिन होता है यह जो प्रोटीन आपका इसके पहले पेप्टोन्स में बदल चुका था, प्रोटीन जो पेप्टोन्स में बदला था उस पेप्टोन्स पर क्रिया करेंगी और क्रिया करके क्या करती हैं, उसे एमिनो एसिड में बदल देते हैं। यानी एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल से, यानी एक मॉलिक्यूल्स कह सकते हो। तो ये प्रोटीन को पचाने का काम करती हैं और उसके बाद आपका जो माल्टेज है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। जो लैक्टेज है वो कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज में बदल देता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जो सुक्रोज है वो कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में बदल देता है और जो लाइपेज है वह वसा पर अभिक्रिया करके उसे वसीय अम्ल कहिए या ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है, ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं कि इरेप्सिन जो है प्रोटीन का सबसे छोटा अणु बना देता है। अब यहाँ पर माल्टेज जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है और लैक्टेज कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज में और सुक्रोज को सुक्रोज में और लाइपेज को वसा या वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत में आकर के पूर्ण हो जाती है। अब छोटी ही आंत में इस तरह के कुछ रसांकुर बने होते हैं। इन रसांकुरों के माध्यम से पचा हुआ जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में इन छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता और ब्लड में मिला दिया जाता और वह हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं के पास पहुंच जाता और साथ में जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो अपने यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर जो यकृत होता है अपना वो उसे ग्लूकोज बना करके रक्त में मिलाता रहता है। इस तरह से हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा या अन्य चीज़ों की पोषक तत्वों की मात्रा पूरी होती रहती है। अब हमारा भोजन में बच जाता है शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है जो ठोस और पानी के साथ होता है वो बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल जो जल है पानी का पुनः अवशोषण होता है और ठोस पदार्थों को धीरे से क्रमाकुचन गति के कारण सरकाते हुए गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पाचन क्या है और पाचन में कौन कौन से सहायक ग्रंथियां हैं और कहाँ कहाँ से भोजन गुजरता है और कहाँ पर किसका पाचन होता है। तो यही चीज़ आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। यदि आप वीडियो 1 से 2 बार देखते हैं तो निश्चित तौर से ये आपको पूरी तरफ से याद हो जाएगा और अपने हिसाब से आप थ्योरी बना करके लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे छोटी आंत में पाचन, तो लिखोगे छोटी आंत में जो है आंत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन आंत ग्रंथियों से कुछ एंजाइम्स का स्राव होता है जिनमें इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, माल्टोज का पाचन में बदल देता है, लैक्टोज में कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है और कार्बोहाइड्रेट सुक्रेज जो है कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में बदल देता है और जो लाइपेज होता है वह वसा को वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस तरह से आप जो है एक थ्योरी अपने आप बना सकते हो और लिख सकते हो। तो अगर आप बातें याद रहेंगी, मुख्य बातें याद रहेंगी, तो आप निश्चित तौर से लंबी से लंबी 7 नंबर के क्वेश्चंस को भी आसानी से लिख सकते हो। वीडियो 1 से 2 बार जरूर रिवाइंड करके देखना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो निश्चित तौर से
हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना और साथ ही में अपने मित्रों में शेयर करना ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। इसी तरह से मैं प्रतिदिन आपको एक वीडियो बायो का दूंगा और धीरे धीरे जब बायो ख़त्म कर लेंगे तो हम एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री की जो है वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैं आपका पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो आपको पढ़ा के दूंगा और निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं।